हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स में। तो यार आज इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है और आज हम इसमें बेसिक मैथ्स जो है ये पढ़ने वाले हैं। तो सर बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज बेसिक मैथ्स में देखो अपन इनके जो भी फॉर्मूले हैं जो आपको नीट में काम आते हैं वो सारे हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं, पूरा समझने वाले हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे काम आते हैं, सब चीजें समझेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ज्योमेट्री, ठीक है ना, देन लोगैरिथम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये 6 चीजें आज अपन, और कुछ बेसिक ग्राफ्स भी, वो मैं आपको इसमें पूरे एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा आज। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, 150 प्लस हमको फिजिक्स में लेके आने हैं। ठीक है, बेसिक मैथ से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं यार ताकि आपका बेस जो है ना शुरू से स्ट्रांग बन जाए, आगे चल के फॉर्मूले काम आने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि यार कोई डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते। मैथ्स नहीं है यार, ये नीट फिजिक्स है, लेकिन ये फॉर्मूले इनडायरेक्टली काम आते हैं। ठीक है ना, तो यार आपको इसमें हो सकता है नीट में इसके PYQ सीधे सीधे नहीं मिले यार, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, वो काइनेमेटिक्स में मिलेगा यार। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, फिर इंटीग्रेशन, इसी तरह से। तो ये फॉर्मूले बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर देखना है, मचाना है अपने को, फोड़ देंगे, मचा देंगे। टारगेट 150 प्लस। इस वीडियो के बाद में आपको इसकी पूरी बेसिक मैथ्स कवर हो जाएगी। सारे फॉर्मूले जो आगे फिजिक्स में काम आने वाले हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं, इस वन शॉट लेक्चर में। तो तैयार होके एकदम जोश के साथ में चालू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, चलिए। तो देखिए यार, जो बच्चे नए हैं भाई, जो फैकल्टी आपको ये सीरीज पढ़ा रही है, मेरा नाम है सारांश गुप्ता, वेलकम बच्चों। मैंने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करी है बच्चों। ऑल इंडिया रैंक 41 थी जेई में, 71 थी जेई मेन में, और ऑल इंडिया रैंक 4 थी नेशनल साइंस ओलंपियाड में। ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप 1% में था और 9 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया है। लाखों बच्चों को मेंटर किया हुआ है, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, चलिए। तो देखो यार, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यार ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का ट्राइंगल है ये एंगल थीटा है। ठीक है ना। तो यार ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। पता है हमको ये तो सर। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और बगल वाली साइड जो है बेस कहलाती है। ठीक है, तो बेस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो यार अब 3 चीजें होते हैं सर। ये सिनो है क्या, सिनो, ये साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ा होगा आपने यार ये। इस सीरीज का, इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है, आपको ये सारी चीजें फटाफट से रिवाइज करवा देना। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका वैसे तो याद रहता है, लेकिन एक याद करने की एक लाइनें होती है। क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, ये पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, देन हर हर भोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फर्स्ट लेटर देख लो आप, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, लिख भी देता हूं इसको भाई, ये है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, देन ये आ जाएगा हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, और ऊपर लिख लो सोना चांदी तोले। ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा इक्वल टू दिस, कॉस थीटा इक्वल टू दिस, टेन थीटा इक्वल टू दिस। इससे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, याद हो गया सर ये तो हमको। ठीक है, अब देखो इसमें 3 और क्वांटिटी, 3 और ये रेशियोज होते हैं। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कोसेक थीटा -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी होता है। ठीक है,
चलिए भाई, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा पढ़ लिया, कॉस थीटा पढ़ लिया, टेन थीटा पढ़ लिया। कोसेक थीटा इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, कॉट थीटा इनवर्स ऑफ टेन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ वैल्यू देख लेते हैं, कुछ वैल्यूज देख लेते हैं यार अभी। अब ये एंगल्स जो है कॉमन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ये नहीं भूल सकते मतलब अपन ना। ये कॉमन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की याद होनी चाहिए। तो यार 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है साइन थीटा, ठीक है ना। 30 डिग्री का साइन थीटा होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 0 से 90, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। चलिए अब कॉस थीटा की वैल्यूज देख लेते हैं भाई। तो कॉस थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो देखो इसका एकदम रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, इसका एकदम 90 डिग्री तक जो साइन का ऑर्डर होता है ना, कॉस थीटा का रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री √3/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। कॉस की वैल्यू घटती जाती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है। तो एंगल बढ़ रहा है, कॉस की वैल्यू घट रही है। कॉस 0 1, साइन 0 0 होता है। ठीक है, अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे, इनको डिवाइड करते जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10। ठीक है, तो 0, 1/√3, 1 √3 और इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो 0 10 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3। ये याद होनी चाहिए बिल्कुल, सारी वैल्यूज जो है ना हमको याद रखनी है, एग्जाम में इनको कोई डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर अगर एग्जाम में भूल गए तो, भूल गए एग्जाम में, तो ये टेबल आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू याद रही ना, तो आप इसको तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप इस टेबल को। तो ठीक है ना, कैसे, इसका उल्टा कॉस होता है, इनको डिवाइड करते जाओ। देखो इसको डिवाइड करेंगे 1/2, √3/2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरी टेबल डिराइव कर सकते हो। लेकिन सर ये कैसे याद रखें, इसकी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल ट्रिक है इसकी। देखो इसकी ट्रिक क्या है, आप ऐसे नंबर लिख लो 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4 और सबका अंडर रूट ले लो। 0 1 2 3 4 फिर 4 4 4 4 4 फिर अंडर रूट ले लो। मजे की बात देखो क्या है इसमें, ये एंगल और ये साइन थीटा, क्या खूबसूरत पैटर्न बन रहा है यहां पर एकदम। 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4। मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूं आपको सारी। देखो एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है कि यार जब चीजें याद नहीं आती ना, मतलब वहां पर, तो ये ट्रिक्स, प्लान बी, ये चीजें काम आती है। भूल गया यार मैं, एकदम दिमाग ही चलना बंद हो गया, क्या करूं, साइन 60 डिग्री वैल्यू याद नहीं आ रही यार, 1/√2 होता है या √3/2 होता है यार, क्या होता है यार, भूल गया मैं, ऐसे करके याद आ जाती है उस टाइम पर। तो मैं आपको पूरे इस वीडियो में जो है ना ऐसी ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा, हम ऐसी ट्रिक्स भी पढ़ते जाएंगे। एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम करती हैं ये ट्रिक्स। ठीक है, चलो साइन थीटा की पूरी ये समझ ली। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब एक स्पेशल ट्राइंगल जो है ये 3 4 और 5 का, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इसके जो दो स्पेशल एंगल जो है ना 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो ये देखो जब 3 4 और 5, मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 37 डिग्री होता है, ये एंगल 53 डिग्री होता है। ये वैल्यूज काफी काम आती हैं। ठीक है, तो देखो साइन 37 डिग्री कितना हुआ, 3/5 हुआ। ठीक है, कॉस 37 डिग्री कितना हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/5 हुआ। साइन 53 कितना हुआ, 4/5 हुआ। कॉस 53 कितना हुआ, 3/5 हुआ। tan 37 3/4, tan 53 4/3। तो ये वैल्यूज हमको याद रखनी है। ये दोनों एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो साइन 37 3/5, 53 4/5 हो जाएगा। cos 37 4/5, cos 53 3/5। फिर tan की तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। सर कंफ्यूजन होता है, याद कैसे रखें? देखो साइन छोटा एंगल छोटा होता है, cos छोटा एंगल बड़ा होता है। तो साइन 37 45 डिग्री के पहले वाला एंगल है ना, देखो 45 डिग्री के पहले वाला एंगल है, तो साइन 37 डिग्री छोटी वैल्यू। कंफ्यूजन क्या होता है यार, 3/5 था कि 4/5 था। साइन छोटा एंगल छोटा होता है, तो साइन 37 डिग्री 3/5,
कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है तो 4/5, साइन 53 अपने आप फिर 4/5 और कॉस 53 अपने आप फिर 3/5 आ जाएगा। भाई यहां 3/5 आ गया तो 53 में 4/5 आएगा, यहां 4/5 आ गया तो 53 में 3/5 आएगा। समझ गए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन वैल्यूज को, तो मतलब रात को 3 बजे भी आपको याद रखना है, बहुत काम आते हैं ये एंगल। ठीक है, चलिए तो यार अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, पता है हमको यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये वाली तो याद रह जाती है बच्चों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वैसे ये दोनों बहुत कम काम आती है, बट जस्ट इन केस बहुत कम पॉसिबिलिटी है, इसको याद रखने की ट्रिक है। देखो यार, सेक थीटा 1 से बड़ा नंबर होता है, सेक थीटा जो होता है ना 1 से बड़ा नंबर होता है, तो उसमें से माइनस करेंगे, सेक और टेन की जोड़ी होती है, तो सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस करेंगे तब जाके 1 आएगा। अगर यहां पर मैंने प्लस कर दिया तो ये क्वांटिटी तो 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा नंबर है, तो सेक थीटा पहले भी आता है क्योंकि ये 1 से बड़ा होता है। यार 1 से बड़े में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रहेगा? तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी सर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है 1 के, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, तो ऐसे याद रख लेना यार, सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा नंबर होता है, हमेशा 1 से बड़ा नंबर होता है, तो यार इसलिए ये पहले आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करें, तो यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और टेन भी पॉजिटिव होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं यहां पर, है ना। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, फिर कोसेक भी पॉजिटिव हो गया, इसका रिवर्स ही होता है, वो तो इनवर्स ही होता है, कॉस यहां पर नेगेटिव होता है और टेन यहां पर नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन और कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, ये टी बड़ा कर देते हैं इसको अपन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यार अब स्कूल के बाद कहाँ जाओगे, बढ़िया से एकदम एम्स या बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना यार, तो यार आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। कई लोग उसमें ऐड शुगर टू कॉफी भी एक तरीका होता है याद रखने का, ऐड शुगर टू कॉफी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ ये आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा काम नहीं आती, पर रेयरली काम आती है, पर ध्यान रख लेना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कभी जरूरत पड़ जाए हमको, जैसे वैल्यू निकालनी है, मान लो चेक करने के लिए कुछ ऐसे कर रहा है, तो यार साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के बराबर, और ये होता है किसके बराबर, 1/2 के बराबर होता है। देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। नाउ साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखो 90 का आ रहा है ना, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कॉट। ठीक है, 90 प्लस होता है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। सर ये माइनस साइन कैसे याद रखें, देखो क्वाड्रेंट का बताया था आपको ना, अभी क्वाड्रेंट का बताया था देखो आपको। ठीक है, ये देखो अभी अपन ने क्वाड्रेंट का सीखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, तो देखो यहाँ सारे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन में बस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर देखो साइन का पॉजिटिव आ रहा है, बाकी कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया, टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें माइनस थीटा के साथ में, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है,
बेसिक से यार समझ लो मतलब, ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। यहाँ 90 डिग्री नहीं आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो साइन का साइन ही रह रहा है, कॉस का कॉस रह रहा है, टेन का टेन रह रहा है। साइन देख लो आप, साइन का माइनस आ रहा है, कॉस का प्लस आ रहा है। सर कॉस का प्लस क्यों आ रहा है? एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज में मतलब सी पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आ रहा है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और बाकी नेगेटिव आ रहे हैं। देखो तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी यार उल्टा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अपन तो तीन याद रख लेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। चलिए अब कुछ यार और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी देख लेते हैं यार। अब यार दो एंगल जुड़ गए है ना, वैसे तो देखो ये फॉर्मूले बहुत रेयरली काम आते हैं, बहुत रेयरली काम आते हैं ये वाले फॉर्मूले, बट आपसे याद हो सके तो कर लेना है यार, मतलब ठीक है ना। साइन ए प्लस बी तो कर ही लेना है एटलीस्ट, ठीक है ना। बहुत कम काम आते हैं पर याद होने चाहिए हमको, ठीक है। अब यार दो एंगल जुड़ रहे हैं, इसका भी याद कराने की देखो आपको एक मस्त ट्रिक बताऊंगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दो एंगल जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन ए कॉस बी इंटरचेंज हो गए, साइन कॉस, पहले साइन और कॉस दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस आ जाता है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप तो एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। माइनस का अपने आप याद हो जाएगा, तो प्लस का याद रखो सिर्फ एक, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये याद रख लो। अब कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में उल्टा हो जाता है, सी आ रहा है यहाँ पर, सी वाले लफड़े करते हैं यार, ये खुद का खुद के साथ मिलाता है ना जो आदमी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन आ रहा है। देखो साइन साथ में चलता है, वो बोलता है यार कॉस तू भी है मेरे साथ में, कॉस बोलता है नहीं भाई मैं मेरे वाले को ही मेरे साथ में रखूंगा पहले, कॉस ए कॉस बी। ये एकल टूड़ा है, ये अपनी दुनिया में रहता है कॉस, इसलिए माइनस आ रहा है। जो अपनी दुनिया में रहता है लोगों के साथ नहीं चलता ना, जो अकेला अकेला चलता जाता है साथ में लेके नहीं चलता, उसका माइनस होता है, उल्टा होता है उसका। ये याद करने की ट्रिक है ये। अरे सर ऐसा हकीकत में भी होता है यार, होता है पर ज्यादा फिलोसफिकल नहीं होना है अपने को ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरी ट्रिक याद करने की बताता हूं, कॉस बड़ा एंगल छोटा होता है, हमने पढ़ा था एंगल जैसे जैसे 90 तक बढ़ता जाता है कॉस घटता जाता है। तो जब एंगल बड़ा है वैल्यू छोटी करनी है, छोटी वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, इसलिए कॉस में माइनस आता है। साइन बड़ा एंगल बड़ा होता है इसलिए साइन में प्लस आता है, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan a प्लस भी आ जाएगा, पर इसको याद रख लेना वहां डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। माइनस आ जाता है तो ये साइन बदल जाते हैं, दोनों माइनस आ जाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। मैं इसको कैसे याद रखता था, tan b वैल्यू के साथ में बढ़ता है तो यार न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, ताकि ये वैल्यू बढ़ जाए। डिनोमिनेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर में प्लस है न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए tan a प्लस बी ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है। ये सब चीजें एग्जाम में बहुत काम आती है, जब प्रेशर होता है ना भाई साहब, घड़ी टिक 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 चलती जा रही है और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूं साथ में, ठीक है। चलिए ऑसम मैथ्स, सर हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है साइन कॉस और ये वाला पार्ट खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब चलो फटाफट से एंगल पे कूदते हैं। सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो अभी भी रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। तो यार ये गोले में एंगल, ये आर्क लेंथ है एस, ठीक है, ये आर्क लेंथ, ये रेडियस, तो थीटा जो होता है एंगल जो होता है एस बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है। ये थीटा रेडियन में आता है। सर ये रेडियन क्या होता है, अभी तक तो डिग्री कर रहे थे। रेडियन एक यूनिट होता है एंगल का, जैसे डिग्री होता है ना वैसे रेडियन भी यूनिट होता है, ठीक है ना। वैसे तो ऐसा यूनिट ये रेडियन होता है, डिग्री तो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यार 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं, 2 पाई रेडियन। ये देखो अभी पूरा एंगल 2 पाई रेडियन होता है। बचपन से इसको क्या पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री घूम जा, अब 2 पाई रेडियन घूम जा।
तो एक कन्वर्जन पढ़ा देता हूँ फटाफट से, ये याद रखना रेडियन और डिग्री का। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन पूरे गोले का 360 डिग्री, सर ने बताया था 2 पाई आर वाला, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता था, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री। ठीक है, अब तो गणित लगा लो सिंपल सी। सर कितनी गणित लगवाओगे? अबे बेसिक मैथ्स है तो गणित तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पाई रेडियन में कितना होएगा? 180 डिग्री। 360 डिग्री को डिवाइड कर दो 2 से तो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री होता है। चलो बताओ पाई बाय 3 रेडियन कितना होगा? पाई मतलब होता है 180, पाई मतलब होता है 180, तो 180 बाय 2 90, 180 बाय 3 सर डिफिकल्ट। अब सिंपल तो है, 180 बाय 3 कितना होता है यार? 60 डिग्री होता है ना, तो ये यहां पर हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। चलो एक बार फिर बताओ पाई बाय 6 रेडियन कितना होता है? पाई बाय 6 रेडियन कितना होता है? 180 बाय 6, 180 बाय 6 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एक और ले लो, चलो एक और, यहाँ बीच में एक चीज मिस हो गई। पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 कितना होता है बताओ? पाई बाय 4 180 बाय 4, 180 बाय 4 डिफिकल्ट। अबे कोई डिफिकल्ट नहीं है, 45 डिग्री। ठीक है, कर लोगे यार, रटने की वैसे जरूरत नहीं है, हर चीज रटनी तो रही है यार। बेसिक मैथ्स है ठीक है, अभी फिजिक्स का दीवाना बेसिक मैथ्स थोड़ा मुश्किल बनाती है, मेरे को पता है यार ये बात, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। 2 पाई बाय 360 1 डिग्री में, बचपन में पढ़ते थे ना, 1 निकालना है तो यार यहाँ 2 पाई लिखा है, यहाँ 1, यहाँ 360 डिग्री लिखा है ना, इक्वल टू 2 पाई रेडियन लिखा है। 1 करना है तो 360 को नीचे भेज दो, तो 2 पाई बाय 360 हो गया, 2 पाई बाय 360 हो गया। ठीक है, इस तरह से यूनिटरी मेथड से ये निकाल लिया हमने। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? पाई बाय 180 रेडियन हो गया ये। ठीक है, चलिए एक यूनिट और होता है, तो रेडियन और डिग्री का तो समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, चलिए तो हमको पता है, घड़ी में होते हैं ना 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 डिग्री को 1 घंटे की तरह से मान लो आप, 1 डिग्री को 1 घंटे की तरह से मानो तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। पर ये डिग्री और मिनट और सेकंड वाले हैं, ये क्लॉक वाले घंटा नहीं है ये, मतलब ठीक है ना, ये 1 डिग्री है 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। रेयरली काम आता है पर मैंने कंप्लीटनेस के लिए यहां पर इंक्लूड कर लिया इसको। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ लेते हैं कि जब एंगल छोटा होता है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं, इसलिए ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन काम का है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में अगर थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है थीटा, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है ना। टेन थीटा थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। जैसे थीटा बहुत छोटा है ना, जैसे 0 लो, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो देखो कॉस 0 तो एक्यूरेटली 1 होता है, और थीटा छोटा एंगल होता है ना, जैसे आपने कॉस 1 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री ले लिया, तो यार 1 के अप्रोक्सीमेट होता है, वो अप्रोक्सीमेट का साइन है ये। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखनी, थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, थीटा रेडियन में है यहां पर। ठीक है, तो यार थीटा लगभग आप 10 डिग्री तक मान लो, 10 डिग्री तक मान लो लगभग ये। ठीक है ना, चलिए तो यार साइन थीटा थीटा क्या होता है। अब यार एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सर ने बताया था 2 डिग्री छोटा एंगल होता है, 10 डिग्री तक आराम से लगा सकते हैं। तो यार सबसे पहले क्या चेप दिया, साइन 2 डिग्री, सर ने बोला था थीटा के बराबर होता है, 2 कर दिया। अरे नालायकों, ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। साइन 2 डिग्री 2 के बराबर, साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? महापाप है। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा लिखना महापाप है। तो यार साइन 2 डिग्री 2 नहीं हो सकता है, तो पहले इन 2 महाराज को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो पहले 2 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, सीखा था हमने। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 डिग्री मतलब पाई बाय 90, 2 डिग्री मतलब पाई बाय 90। अब बिंदास
अप्रोक्सीमेटली इसको थीटा के बराबर कर दो। देखो ये थीटा के बराबर वैल्यू आ गई, तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 90 के बराबर आ गई है। साइन 2 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 90 के बराबर आ गई है। समझ गए? समझ गए सर? बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चे गलती करते थे। इसी तरह से कई बार आता है साइन 1 डिग्री, दपाक तपाक तपाक 1 लिख देते हैं। जूते पड़ेंगे, पहले 1 डिग्री को इसमें कन्वर्ट करो, फिर आएगा आंसर। समझ गए? चलिए रेडियन में करना है, ठीक है? ऑसम। चलिए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसका मामला जो है, ये तो पूरा पार्ट खत्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना? अब नए पार्ट पे जंप करेंगे। देखो अगर आपको बेसिक्स ऑफ चीजें पढ़नी है, बेसिक मैथ्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो आप ईसरा लैब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? वहां पर आपको यूनिट डायमेंशन के अंदर में बेसिक मैथ्स मिलेगी, उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री और डिटेल में समझाइए जो जो काम के आने वाली है, ठीक है? प्ले स्टोर में मिल जाएगी आपको ईसरा लैब, राइट? चलिए अब जो हम करने वाले हैं वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। फटाफट से समझ लेना क्या कह रहा है ये। सर खतरनाक सा मामला दिख रहा है, क्या है ये? देखो अगर x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन में काम आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो, बहुत छोटी है तो, ठीक है? जैसे सर ये कहां काम आता है? जैसे मान लो आपको 1.002 की पावर 3 क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है आपको, है ना? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कई बार कैलकुलेशन ऐसी गंदी फंस जाती है। अब क्या करेंगे? एक तरीका तो है, बचपन में जैसे करते आ रहे थे, 1.002 इंटू 1.002 यहां पर मल्टीप्लाई करके करते जाएंगे भैया, पूरा 1 घंटा तो इसी में निकल जाएगा, बैंड बच जाएगी। यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमको बचाने के लिए आता है। ये क्या बोलता है? देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको पहले 1 प्लस एक्स की तरह से लिखें, 1 प्लस समथिंग लिखें, प्लस करके लिखें, 1 में जोड़ें, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 1 प्लस 0.002 की पावर 3, ठीक है? तो यार 1 प्लस 0.002, अब देखो ये जो x है ये 1 से बहुत छोटा है ना, बिंदास है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो, 1 प्लस nx, n मतलब जो खोपड़ी पे टंगा हो, ये n है, ये n है, ये x है, ठीक है? तो यार 1 प्लस nx लगा दो, तो 1 प्लस n इंटू एक्स, 3 इंटू 0.002, 0.006, तो ये आ गया देखो 1.006। कितना ज्यादा कैलकुलेशन बच गया हमारा। आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 1.006 00 समथिंग 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 कुछ आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.006 हो गया। फास्ट हो जाती है इससे कैलकुलेशन, पर ये इस तरह से लगता है 1 प्लस 0.002 मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n, x 1 से बहुत छोटा होना चाहिए तभी होल्ड करता है ये, ठीक है? चलिए अब ऐसा कुछ आ जाए, एक छोटा सा एग्जांपल और करा देता हूं। चलो सर अंडर रूट ऑफ 0.99 निकालना है, अंडर रूट ऑफ 0.99, इसको मैं 1 प्लस की तरह से लिखता हूं, 1 प्लस की तरह से लिखता हूं। देखो इसको मैं कोशिश करता हूं 1 प्लस की तरह से लिखने की, तो अंडर रूट को तो पावर हाफ हो जाती है, अंडर रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है? इसको लिखता हूं 1 माइनस 0.01, लेकिन हमको तो 1 प्लस लाना है, हमको तो 1 प्लस लाना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ये ऐसे करके, क्या से क्या हो गया। अब देखो फटाफट से कैलकुलेट हो जाएगा। ये x है, ये 1 से बहुत छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, खोपड़ी पे n टका हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे? 1 प्लस n, n कितना है? हाफ, x कितना है? माइनस ऑफ 0.00, मतलब माइनस है, ध्यान रखना, ये माइनस है, x यहां पर प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस है तो माइनस 0.01। अब यार डिवाइड तो कर लोगे यार, ये भी मेरे से कराओगे नालायकों। तो 1 माइनस 0.001, तो ये आएगा 0.005, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 में से ये घटाओगे 0.995, तो इसका अंडर रूट आ गया 0.995, ठीक है ना? अरे नहीं 994 आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये देखो यार, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, अरे नहीं सही लिखा है, ओ सॉरी माय मिस्टेक, अरे सही लिखा है यार, आपके चक्कर में जो है गलत हो जाता है। मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है। एनीवे ठीक है,
समझ गए? यूटिलिटी समझ में आई ना? देखो इसका अंडर रूट निकालना कितना मुश्किल होता है, पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से फटाफट से आ गया। ठीक है, चलिए तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी हमने समझ लिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की चीजें काफी काम आती है, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं इसमें, मजा आ जाएगा आपको इसमें, चुटकियों में सवाल हो जाएंगे, जो एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। ठीक है, पहले बेसिक स्ट्रेट लाइन समझते हैं। तो देखो यार, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है ना? तो यार इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इसकी स्लोप होती है, एम जो है इसकी स्लोप होती है, स्लोप स्लोप स्लोप। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो जो स्लोप होती है वो tan थीटा के बराबर होती है, जो स्लोप होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। ये रिवीजन कोर्स है, फटाफट इसलिए चल रहे हैं अपन इसमें। स्लोप tan थीटा के बराबर होती है, tan थीटा के बराबर स्लोप होती है। थीटा को एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। ठीक है, थीटा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो स्लोप tan थीटा के बराबर होती है, mx प्लस सी। ठीक है, अब देखो, जो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में हुआ, मतलब लाइन है आगे की तरफ झुकी हुई, तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री से कम में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगी इस लाइन की। इसकी जो स्लोप है, स्लोप का मतलब फील लेने के लिए समझो तो झुकाव, झुकाव। ठीक है, तो देखो ये सारी लाइनों की जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। जो भी सारी लाइंस आगे की तरफ झुकी हुई है ना, आगे की तरफ झुकी हुई है, ऐसे आगे की तरफ झुकी हुई है, उन सब की स्लोप पॉजिटिव है। इसकी स्लोप भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव। ठीक है, आगे की तरफ झुकी हुई लाइनों की स्लोप पॉजिटिव होती है। ये काइनेमेटिक्स में स्लोप बहुत काम आने वाली है, समझ लेना इसलिए इसको भी, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, अगर दूसरा तरीका देखें, ये सबकी स्लोप पॉजिटिव है, सारी आगे वाली लाइन झुकी हुई है, सबकी पॉजिटिव है। अगर हम थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में लें, मतलब ये लाइन ऐसे पीछे की तरफ झुकी हुई है, पीछे की तरफ झुकी हुई है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव होगी। इसकी जो स्लोप है नेगेटिव होगी, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है। तो पीछे झुकी हुई लाइन जो है उनकी स्लोप नेगेटिव होती है, इन सबकी स्लोप नेगेटिव होती है। समझ गए? ये सारी फिसल पट्टियां जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, इनकी सबकी नेगेटिव होती है। समझ गए? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, अच्छा नहीं वो तो आगे आने वाला है, रुको। अच्छा, थीटा 0 डिग्री है, ये लाइन ऐसे फ्लैट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, ये 0 है, ये थीटा नहीं, हाँ ठीक है, थीटा 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री 0 होता है, तो इनकी स्लोप 0 होती है। तो देखो ये जो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनकी स्लोप 0 होती है, इनकी स्लोप 0 होती है। यार तो फिसल पट्टी नहीं है यार, 0 ढलान की फिसल पट्टी, स्लोप मतलब ढलान, 0 ढलान है, इसमें तो फिसल ही नहीं पाओगे आप। बैठ जाओ यहाँ पर फिसल पट्टी पे, वहीं के वहीं रहोगे, फिसल ही नहीं पाओगे, 0 स्लोप होती है इनकी। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिसल पट्टी जितनी खड़ी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतनी बड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी, ये ध्यान रखना। अब मैं जो आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो अब आप इन तीनों फिसल पट्टी में 1, 2, 3 नंबर की फिसल पट्टी है, आपको झूलना है फिसल पट्टी में से। अब बचपन में फिसल पट्टी में से झूले होंगे ना, देखो तो 1, 2, 3 सबसे ज्यादा मजा किसमें आएगा, थ्रिल किसमें आएगा? 3 में। फिसल पट्टी जितनी खड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी उसकी स्लोप उतनी बड़ी। इनकी स्लोप देखो, इसकी स्लोप √3 है, tan 60 से निकाला है, √3 है इसकी स्लोप, इसकी 1 है, इसकी 1/√3 है। तो देखो स्लोप बढ़ती जा रही है, फिसल पट्टी जैसे खड़ी होती जा रही है स्लोप बढ़ती जा रही है। तो देखो जब ग्राफ्स में स्लोप निकालने की कंपैरिजन आएगा ना, तो ये ध्यान रखना, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। ये मेरा बनाया हुआ, मैं ऐसे याद रखता था इसको यार, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। लॉजिक से तो समझ में आता ही है हमको, लेकिन एग्जाम में फास्ट करने में ये सारी चीजें काम आती हैं, ध्यान रखना। तो इधर भी देखो, अभी नेगेटिव स्लोप है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। √3 का मैग्नीट्यूड 1/√3 से बड़ा है। तो सिंपल सा दिमाग लगा लेना, काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगा, ये मजा आ जाएगा वहां पर। फिसल पट्टी से करेंगे जब अपन, फिसल पट्टी जितनी खड़ी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतनी बड़ी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेट लाइन में हमने कवर कर ली। ठीक है, अब कुछ ग्राफ कर देख लेते हैं यार।
वैसे तो आगे पढ़ेंगे जगह जगह जहां पर काम आएंगे, लेकिन यहां पर जस्ट मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन पढ़ लिया आपने, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये पैराबोला, अब ये कटोरा है, पैराबोलिक कटोरा, भीख मांगते हैं ना जिसमें, आप नहीं, कोई जो मांगता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इसकी इक्वेशन होती है, माइनस के एक्स स्क्वायर होती है नेगेटिव में। कटोरा नीचे है, कटोरा नीचे है, तो यार सारे पैसे गिर जाएंगे ना, इसलिए माइनस आ रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर। हाइपरबोला, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसका ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। सर्कल ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ सर्कुलर होता है, ऐसा होता है। इलिप्स ग्रेविटेशन में काम आएगा, केपलर भाई साहब के लॉ में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 1, इलिप्टिकल ग्राफ होता है, इलिप्टिकल ग्राफ होता है, वहां और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एक्सपोनेंशियल डी के अगर हो रहा है, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, ये रेडियो एक्टिविटी और इन सब में काम आएगा, ये कैपेसिटर में भी काम आएगा, तो उसका ग्राफ ऐसा नीचे जाता हुआ होता है। जस्ट एक रेफरेंस के लिए देख लो। हाँ यार, ग्राफ्स भी हमने समझ ली जो जो मेजर मेजर काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री पे आ जाते हैं, ज्योमेट्री के कुछ बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम एरिया वगैरह आपको आते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ पर वो। अब यार एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वो सारी चीज मैंने नहीं ली, वो आपको आती है ऑलरेडी यार। कोन की वॉल्यूम, ये सारी सिलेंडर की वॉल्यूम ये आपको आती है, वो बहुत बार पढ़ ली, इसलिए नहीं ली यहाँ पर, टाइम भी तो बचाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई आपको दो पॉइंट दे दिए, मान लो 2,3 और एक पॉइंट दे दिया आपको मान लो 5,8 दे दिया, इनके बीच में दूरी निकालनी है। तो यार ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये फॉर्मूला लगा देना। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, ये मतलब अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। सर अगर 3D में होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा, तो यहां पर z कोऑर्डिनेट वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा, ठीक है। x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे y1 है ये, y1 है, y2 नहीं है ये, y1 है, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसी कैसी आवाज निकालनी पड़ती है बच्चों को एंगेज करने के लिए, कोई बात नहीं, समझ गए ना। इतनी मेहनत से समझाया, गलती मत करना है इसमें, ये तो बैंड बजाई जाएगी आपकी फिर, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार आ जाती है हमारे पास में मुंह उठा के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है कई बार मुंह उठा के, इसके रूट्स निकालने पड़ते हैं, सॉल्व करनी पड़ जाती है इक्वेशन, काइनेमेटिक्स में सॉल्व करनी पड़ जाती है। तो कैसे निकालते हैं रूट्स इस इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो होते हैं, दो रूट्स होते हैं इसके, x1 इक्वल टू माइनस बी, एक्स के पड़ोस में जो लिखा हुआ है साइन के साथ में आता है b, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और दूसरा जो रूट होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए, ये यार आपने पढ़ रखा होगा, 10वीं में आता है ये लपक के। माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर वो आता है तो, नहीं तो ये सीधा फॉर्मूला है। सम ऑफ द रूट्स जो होता है, दोनों जो रूट्स होते हैं उसका सम माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो x1 x2 c बाय ए होता है, वो c बाय ए होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं इसमें सॉल्व करके। मान लो किसी महापुरुष ने बोला इसके रूट निकालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर फैक्टराइज तरह से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो, x माइनस 2 माइनस 3, फिर इधर आ जाएगा x माइनस 2, बचपन में जो करते थे इक्वल टू 0, फिर ये आ जाएगा कॉमन ले लो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके दो रूट आ गए, x इक्वल टू 2,3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए। इसमें 2 डाल के देखो 0 आ जाएगा,
x की वैल्यू 3 डाल के देखो 0 आ जाएगा। डाल के देख लो यार, घबराते क्यों, 2 डाल के देख लो। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। 3 डाल के देख लो 0 आ जाएगा। अगर ये तरीके से सॉल्व नहीं हो रही कोई सी इक्वेशन तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था वो अपन ने, x इक्वल टू पहला रूट आएगा माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है -5 है, ध्यान रखना -5 है। a की वैल्यू कितनी है, बगल में कुछ नहीं लिखा तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो माइनस बी कितना है -5 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला लगा रहा हूं यार और कुछ नहीं कर रहा हूं। सर ये क्या से क्या ला रहे हो आप, 2 इंटू a, ठीक है, तो 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 24 1, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो एक रूट तो 3 आ गया और एक रूट के लिए यहाँ माइनस लगा लो, x2 कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो सेम माइनस बी प्लस अंडर रूट ये सेम चीज ही रहेगी। अरे प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर। सर क्या कर रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, सर आ रहा है। एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, यार ये 1 आ गया ना, सेम ही चीज तो आएगी, डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस 1 बाय 2, तो ये 2 आ गया। तो देखो 2 और 3 सीधे फॉर्मूले से भी आ गए। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी जिंदगी में हमने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला लगा है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ में, तो रूट्स 2 और 3 आ गए हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फटाफट से रिवाइज कर ली। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं, अरे लोगेरिथम भाई साहब आ गए अब तो। इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करेंगे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, लोगेरिथम भी पढ़ लो यार, कभी कभी काम आ जाते हैं फॉर्मूले इसके। लोग बाग वाला लोग नहीं, मैथ्स वाला लोग है। लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n। जब नंबर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो ये ऐड होता है लॉग m प्लस लॉग n। अब ये मत पूछना क्यों होता है, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं हम यहाँ पर, ये बेसिक मैथ्स का कोर्स है, रिवीजन कोर्स है ये। लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है, डिवाइड होता है तो माइनस होता है, क्योंकि डिवाइड होने में नंबर कम हो जाता है तो यहाँ भी कम करना है इसलिए माइनस आता है। मल्टीप्लीकेशन में नंबर बढ़ जाता है तो यहाँ प्लस आता है, डिवीजन में माइनस आता है। ठीक है, log m की पावर n, अगर m की खोपड़ी पे n टंगा हो, m की खोपड़ी पे n टंगा हो तो n कूद के इधर आ जाता है। जैसे मान लो log ऑफ 2 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 5 log 2, समझ गए। ठीक है, चलिए log e की पावर m, जिसको ln बोलते हैं, ln भी बोलते हैं जिसको, ये नेपियर्स कांस्टेंट जो होता है, जो बेस होता है ln m इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 10m। जब log का बेस 10 हो जाता है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 और e के बेस में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभार काम आता है पर याद होना चाहिए नंबर ये 2.303, ठीक है, log 10m। समझ गए ना सर, एक बार अप्लाई करके बता दो। अरे ये मतलब है जैसे log आप मान लो 4 इंटू 5 कर रहे हो तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 5, ठीक है, और 4 डिवाइड बाय 5 होता तो log 4 माइनस log 5 हो जाता। ठीक है, समझ गए, बिंदास समझ गए। ठीक है, चलिए ऑसम। अब रेट ऑफ चेंज, अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो यार रेट ऑफ चेंज, दो टाइप की रेट्स होती हैं जिंदगी में, एक सस्ती और एक महंगी। अरे नालायकों, ये रेट ऑफ चेंज वो दूसरी रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, बड़े इंटरवल के लिए डिफाइन होती है एक, ठीक है, और ये एक इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है, पता है हमको ये, है ना। जैसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये जो होती है dx बाई डी टी होती है, ये dx बाई डी टी होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dx बाई डी टी होती है। ठीक है, यहां से हम अब जो है इसका ग्राफ में भी समझ लेते हैं। जो एवरेज रेट होती है वो सीकेंड की स्लोप से आती है, एवरेज रेट जो है वो सीकेंड की स्लोप से आती है। ये दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो इस कर्व में, ये ग्राफ है एक y वर्सेस x का, ये कर्व है उसकी,
है ना, तो ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दो, तो जो सीकेंड की स्लोप होगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये अगर मैं इसको ये हो गया मेरा डेल्टा वाई और ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बी से लेकर ए तक और बी से लेकर ए तक चेंज इन एक्स, इनको डिवाइड कर देंगे तो स्लोप ऑफ सीकेंड आ जाएगी, स्लोप ऑफ सीकेंड आ जाएगी जो कि एवरेज रेट दे देगी x1 से x2 तक की। समझ गए? काइनेमेटिक्स में खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं ये, वैसे भी काइनेमेटिक्स में आता ही है, ठीक है, लेकिन इसकी मैथ सभी समझ लो। स्लोप ऑफ सीकेंड एवरेज रेट देती है x1 से x2 की। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट आपको पता ही है, इंस्टेंट एक पल पे होती है, एवरेज एक इंटरवल के लिए होती है। अब सर इसमें क्या होएगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमें dy बाई dx इंस्टेंटेनियस रेट दे देती है, ये इंस्टेंटेनियस रेट दे देती है x नॉट पे, इस जगह पर क्या रेट से y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टेंजेंट की स्लोप हो जाती है। किसकी स्लोप हो जाती है? टेंजेंट की स्लोप हो जाती है, जिसे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, स्लोप dy बाई dx, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और एवरेज रेट के लिए स्लोप ऑफ सीकेंट। अरे सर्कल में पढ़ा था ना, सीकेंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सीकेंट कहलाती, सीकेंट, ठीक है, और ये एवरेज रेट होगी, ठीक है। चलिए अब यार, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक मैथ्स का, डिफरेंशिएशन, वो कर लेते हैं। dy बाई dx, ये जो फॉर्मूले बनने वाले हैं ये आपको याद करने हैं, वहां डिराइव करने नहीं बैठना है, याद करने हैं ये आपको, y वर्सेस y और dy बाई dx। तो अगर मान लो x की पावर n है, x की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, उसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है। सर ये क्या है चीज, देखो जैसे x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, खोपड़ी पे क्या टंगा हुआ है, खोपड़ी पे क्या टंगा हुआ है 3, तो खोपड़ी का 3, x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो 3x और 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन, ये लॉग वाला ln आ गया, ये ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e वही 2.7 नेपियर्स कांस्टेंट, e की पावर x होता है। ये बड़ा क्यूट होता है यार, जो ये होता है उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। मूवी देखी है आपने? नहीं देखी होगी यार, चलो कोई बात नहीं। e की पावर x, ये डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x का, ठीक है। y और dy बाई dx, अब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos का माइनस साइन होता है। ये c वाले गड़बड़ करते हैं लोग, c जो लोग होते हैं ना वो गड़बड़ करते हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, साइन का cos, cos का माइनस साइन और tan का sec स्क्वायर x, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल अब जो है आप प्रैक्टिस करके मुझे बताओ, y इक्वल टू रूट एक्स, इसको ट्राई करो। चलो इतनी देर से सुन रहे हो, अब कुछ कलम चलाओ, पेन चलाओ। 1 रूट एक्स मतलब इसको अगर अपन हिंदी में लिखे हैं तो x की पावर हाफ आ गया, खोपड़ी पे हाफ टंगा हुआ है। चलो इसको सॉल्व करो, चलो हो गया होगा सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। टाइम आपको चाहिए ना वैसे सॉल्व करने के लिए, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो फिर सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। देखो तो यार x की पावर हाफ, खोपड़ी पे n टंगा हुआ है, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था यार n x की पावर n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, खोपड़ी पे हाफ टंगा हुआ है। यार मैं इसको हाफ लिखता हूँ ना, मैं लिखता भी इसको हाफ ही हूँ ना, ठीक है। सर dx से dx कैंसिल कर दो, हाफ आंसर आ जाएगा, डी से डी उड़ा दो, एक्स से एक्स उड़ा दो, हाफ आ जाएगा। अबे ऐसी गलती मत करना बे। ये ऐसी गलती नहीं करनी होती बिल्कुल भी, है ना। डी से डी उड़ा दो, ऐसे कोई डी से डी उड़ता है क्या? ये ऐसे लिखा हुआ है सर 2+2 अपॉन जो है 4+4 या 4+5 या कुछ भी लिख दो, 2+3। सर प्लस से प्लस उड़ा दो, ऐसा कर सकते हैं क्या कभी? प्लस से प्लस उड़ा दो, मजाक चल रहा है यहां पर। चलो तो dx की पावर हाफ, अब देखो n कितना है, हाफ, तो हाफ x की x
n हाफ -1, तो ये आ गया हाफ x की पावर -हाफ। x की पावर -हाफ का मतलब होता है √x, डिनोमिनेटर में √x, तो 1/2 √x। इन महाशय का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 नीचे √x। ठीक है, कर लोगे सर, सिंपल है। ठीक है, चलो अब यार y अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y अगर 3 है जैसे, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अगर y कुछ ऐसा फंक्शन है जिसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो फिर डिफरेंशिएशन करो। एग्जांपल से बताता हूं, 3x की पावर 4 है, तो देखो 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर निकालो और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर डालो, जो कि कितना होगा, 3 का 3 रहेगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये तो आता है 4, x की पावर 4 -1, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अबे ठीक है, ठीक है, 3x की पावर 4 ये बिल्कुल वैसी की वैसी चीज है, राइट। तो देखो ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया यार 12x³ आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो यार यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व भी किया था, 12x³ इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सर। अब देखो, अब सम और सब्ट्रैक्शन है, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दो चीजें ऐड हो रही है, तो डिफरेंशिएशन भी ऐड हो जाता है यार, और दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिफरेंशिएशन भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कर लोगे तो सिंपल है, मतलब जैसे आपको यार x³ + x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस x4 का डिफरेंशिएशन 4x³। ठीक है ना, प्लस हो जाता है, माइनस आता तो माइनस आ जाता है। सिंपल सी बात है, जस्ट रिवीजन के लिए, कंप्लीटनेस के लिए कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x की पावर 5 का कर लो, फिर sin x का कर लो, फिर 3 का कर लो और ऐड करते जाओ उनको। ठीक है, तो देखो, तो यार सिंपल है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन ये ऐसे आ जाएगा, एक बार पूरा करके बता देता हूँ, प्लस d sin x/dx प्लस d3/dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x की खोपड़ी पे n, 5x की पावर 4 प्लस sin x का cos x प्लस 3 का कांस्टेंट है 0, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, सिंपल यार, ये तो आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, जस्ट रिवीजन के लिए करा दिया आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो, अगर भाई अभी तक तो प्लस और माइनस देखें, दो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूल क्या होता है वो समझना। दो फंक्शन है y1 इंटू y2 है ना, तो डिफरेंशिएशन होता है पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, याद रहेगा। टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग। ठीक है, एग्जांपल करा देता हूं एक, x² sin x, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, x² है और एक sin x है। ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है x² और sin x, तो कैसे होएगा, तो देखो x² और sin x में क्या होएगा, पहला फंक्शन एज इट इज लिख लो, इसका अगर मैं dy/dx करूं तो देखो पहला फंक्शन एज इट इज लिख लो, पहला फंक्शन क्या है x², इसका डिफरेंशिएशन कर दो d/dx ऑफ sin x। ठीक है, प्लस आ गया, दूसरा फंक्शन क्या है sin x, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो dx²/dx। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अबे sin x आएगा इधर, क्या बदतमीजी कर दी यहाँ पर, ओ माय गॉड, महापाप कर दिया यहाँ तो, महापाप कर दिया। पहला फंक्शन आएगा sin x भूल गया मैं, ओहो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है, x² sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का प्लस sin x का sin x, x² का डिफरेंशिएशन कितना है, x की खोपड़ी पे 2, 2x 2 - 1 1, तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। प्रोडक्ट रूल लगाना आ गया सर, आ गया। डिवीजन रूल क्या होता है, अब डिवीजन है दो फंक्शन का, क्वेश्चन रूल कहते हैं उसको, y1/y2 ये डिवीजन में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा पेचीदगी वाला है, ये थोड़ा सा फंक्शन, इसमें थोड़ा सा मतलब याद रखना पड़ेगा इसको। y1/y2 दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, देखो है ना, तो y2 डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर में है वो लिखा, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। यार डिनोमिनेटर बोलेगा मेरा भी तो करो डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का करा है तो उसका भी कर दिया, लेकिन डिवीजन में है तो माइनस आ गया, मल्टीप्लीकेशन में था तो प्लस आ गया था, यहाँ पर डिवीजन में है तो माइनस आ गया, है ना।
लेकिन यहाँ पर y2 स्क्वायर से डिवाइड भी होता है, जब डिवीजन होता है तो y2 स्क्वायर से जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उससे डिवाइड होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? तो चलो इसकी यार प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस फॉर्मूले की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैं फॉर्मूला पहले लिख के बैठ जाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर y1 बाय डी एक्स माइनस y1 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज है न्यूमरेटर ये y1 है, ये जो चीज है ये डिनोमिनेटर है ये y2 है। अब फॉर्मूले में चिपका दो, तो फॉर्मूले में चिपकाओगे तो देखो क्या आएगा फॉर्मूले में। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, वापस से लिख दिया है ना, यहाँ पर y2 स्क्वायर है। ठीक है, अब बस साइन एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस y1 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया इसलिए इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है रिलैक्स दिखेगी, थोड़ी सी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। सिंपल है। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाती है ये चीज, राइट? चलिए, तो यार अब जो डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है दैट इज चेन रूल। ये भी काफी बार लग जाता है, चेन रूल। सर चेन 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 हो रही है यहां पर। देखो ये बेसिक मैथ्स वाले, उससे मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ लिए, इसलिए आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग आ जाए यार सर इतने सारे फॉर्मूले, लेकिन आप ये सोचो पूरी फिजिक्स में अप्लाई करने वाले हो ये चीज, डरने की जरूरत नहीं है। मेजर फिजिक्स में फिजिक्स के फॉर्मूलेज ही आते हैं, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले, न्यूटन लॉ के फॉर्मूले, फ्रिक्शन के फॉर्मूले, इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले, वो ही आते हैं। ये तो बेसिक मैथ्स है, तो कभी नहीं डरना बेसिक मैथ्स से, ये हमें अप्लाई करनी है, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक मैथ्स की, मतलब मैथ्स नहीं पढ़ने का मतलब है कि मैथ्स का एग्जाम नहीं देना है हमको, हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, और वो प्रैक्टिस से आराम से आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो मुझे एक चीज करनी है, चेन रूल लगाना है। क्या सर चेन रूल क्या है वो देखते हैं। मुझे साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है। सर अभी तक तो हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया है, साइन x का डिफरेंशिएशन किया है, अब साइन 2x का करना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, हम चेन बनाते हैं। देखो पहले मैं आपको एक बार चेन बना के बताता हूं, चेन कैसे बनाते हैं। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। भाई मुझे यहां पर साइन ऑफ मसाला, ये अंदर मेरा मसाला लिखा हुआ है 2x। देखो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें यार देखो मैंने बचपन में एक चीज पढ़ी है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना होता है? cos x होता है। मतलब मैंने एक चीज ये पढ़ी है, चेन रूल का फंडा समझाता हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा x के साथ में तो cos x आएगा। मैं यहां पर अगर t का करूंगा, यहां t तो यहां भी t, तो यहां पर भी t। मैं यहां पर अगर हाथी करूंगा तो यहां नीचे भी हाथी होना चाहिए और ये cos हाथी आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहां अगर z करूंगा नीचे भी z होना चाहिए, यहां पर z। मतलब मुझे एक बात समझ में आई, मेरी मोटी बुद्धि में एक बात समझ में आई कि साइन ऑफ मसाला अपॉन डी मसाला इक्वल टू कॉस मसाला। मसाला सेम होना चाहिए, ये जो अंदर जो मसाला है ये सेम होगा तभी मैं डिफरेंशिएशन नाम की चीज कर पाऊंगा। यहां पर मसाला, मैगी मसाला की बात नहीं हो रही है, डी मसाला इज इक्वल टू कॉस मसाला। जब मसाला मसाला होगा तभी उधर कॉस मसाला आएगा। तो जब मुझे d बाई डी एक्स करना है, अब मुझे d साइन 2x बाई डी एक्स करना है, तो भैया मसाला ही सेम नहीं है, तो मैं सीधे कॉस कैसे लिख दूं? समझ रहे हो ना आप? तो मेरे पास में मसाला ही सेम नहीं है। अब मैं क्या करूं यार, मुझे मसाला, तो मुझे सॉल्व तो ये चीज करनी है, लेकिन मुझे नीचे 2x चाहिए यहां पर। अब फोकट में तो 2x ला नहीं सकता हूं मैं, तो पहले मुझे मसाला सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या चालाकी करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो अभी ये मसाला सेम करने के लिए मैं क्या चालाकी करने वाला हूं, डी ऑफ साइन 2x अपॉन, मैं नीचे भी बेईमानी करके 2x कर देता हूं।
सर ये तो आपने भयंकर बेईमानी कर ली है, तो गंदी वाली बेईमानी कर ली है तो आपने, ठीक है ना। अभी देखो बेईमानी को मैं पूरा कर लेता हूं, इनटू करके इसको d ऑफ 2x करके अपॉन dx कर लेता हूं। अब आप खुश हो जिंदगी में, अब आप खुश हो ना जिंदगी में। देखो अब आप खुश हो गए ना, साइन मसाला अपॉन डी मसाला, अब मेरी जिंदगी मसालेदार हो चुकी है। यहां कॉस मसाला आ गया। अब इनटू 2x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है आता है यार, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का तो 2 बाहर आ जाता है, इंटू 2 हो गया ये। तो इसका आंसर जो मेरा आ गया cos 2x इंटू 2 आ गया इसका आंसर मेरा। तो चेन रूल, मैं चेन बनाता जाऊंगा, मैं चेन बनाता जाऊंगा। देखो इसमें मैं चेन बनाता जाऊंगा। पहले मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया, cos आ गया, फिर मैं 2x का डिफरेंशिएशन कर लूंगा तो 2 आ गया। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, मसाला मसाला मिलाकर, ठीक है ना। फिर 2x का कर लूंगा, आई एम मेकिंग द चेन। तो इसको मैं देखो ऐसे करने वाला हूं, अभी इसको मैं ऐसे करने वाला हूं, मैं चेन रूल लगाने वाला हूं। चेन कैसे बनती है ना वो बताने वाला हूं। देखो अब आपको ध्यान से सुनना आप। तो चेन कैसे बनेगी, चेन बनाते हैं चलो अभी। तो साइन 2x बाई dx, तो ये चेन हमने बना दी, चेन बना दी, और चेन cos 2x इंटू 2। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। अगर यहां पे साइन एक्स स्क्वायर होता, अगर यहां पे साइन एक्स स्क्वायर होता, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करता, चेन कैसे बनाता, चेन कैसे बनाता, साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर जो है वो ले लो, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, मैंने चेन बना दी। तो इसका आंसर ये आता। पहले साइन का कर दिया, cos, मसाले का मसाला रहने दिया, और फिर जो अंदर मसाले था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। पहले साइन का फिर उसके मसाले का, ऐसे एक फंक्शन के बाद दूसरे में चेन बनाते जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चेन रूल। समझ गए ना। चलो एक एग्जांपल और करके बता दो मुझे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सर कैसे करेंगे इसको, सर कैसे करेंगे, चेन बनाते हैं यार, चलो चेन बनाते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है, मैं सीधे आंसर लिखता हूं, देखो मजा आएगा, डायरेक्ट कर लोगे। देखो आप साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर मसाले का मसाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन कर डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन कर डालो। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। तो ये कितना आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये तो वैसा का वैसा आ गया, इंटू ये कितनी है, x नहीं ये इंटू है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 क्या, एक्स स्क्वायर का कितना होएगा 2x प्लस 3x का कितना होएगा 3। ये इसका आंसर आ गया। तो dy बाई dx इतना हो गया। समझ गए। चेन बनाते गए, साइन का करा, मसाले का मसाला इंटू फिर मसाले का कर डाला, चेन बन गई। ठीक है, चलिए ऑसम। चलिए अब डिफरेंशिएशन तो हो गया है ना, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। अब एक होता है डबल डिफरेंशिएशन। क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो यार dy बाई dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से। एक बार वो डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, उसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। पता है हमको यार ये चीज, तो ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है। ये 2 बार डिफरेंशिएट हो गया क्योंकि, ठीक है। तो जैसे यार मान लो मेरे पास में x की पावर 6 है, एक बार डिफरेंशिएट करा इसको तो क्या आ गया 6x की पावर 5। एक बार फिर से करा 6 का 6, x की पावर 5 का 5x4, तो दैट इज इक्वल टू 30x की पावर 4। तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये चीज आ रही है। समझ गए, समझ गए सर। अब देखो, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता है हमको ये, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर मान लो आपके पास में ऐसे कटोरे बने हों, ऊपर की तरफ खुलते हुए ऐसे कटोरे बने हों, पैराबोलिक कटोरे हो या कोई सा भी ऐसा कर्व, ऊपर कटोरे हों, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है कटोरा, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। ये काम आएगा काइनेमेटिक्स में और आगे भी। डबल डिफरेंशिएशन ऐसे ग्राफ्स का पॉजिटिव होता है। ट्रिक क्या लिखी हुई है सर यहां पर, इसको याद करने का तरीका क्या है। अच्छा, ये जब कटोरा नीचे होएगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा, कटोरा ऊपर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। आप मान लो भीख मांग रहे हो, आप नहीं कोई हो सर, बार बार आप हम पे क्यों आ जाते हो यार। चलो कोई और भीख मांग रहा है यार, कटोरा ऊपर आएगा तो उसमें पैसे डलेंगे तो उसकी संपत्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी,
उसकी संपत्ति पॉजिटिव बढ़ेगी कि घटेगी? यार बढ़ेगी ना, कटोरा ऊपर करके मांग रहा है तो बढ़ेगी, और कटोरा नीचे कर दिया तो सारी जो पैसे हैं वो गिर जाएंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा वो। तो d2y/dx² तब नेगेटिव आएगा कटोरा नीचे में। तो कटोरा ऊपर तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, और कटोरा नीचे, कटोरे नीचे, ये सारे कटोरे नीचे हैं कॉनकेव डाउनवर्ड, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। याद रहेगा? सर ये काम कहाँ आता है? देखो यहाँ काम आता है ये, जब आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ोगे ना, जैसे मान लो ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, तो ये जो ABCD 4 पॉइंट मार्क कर दिए, जो पीक और डाउन, पीक और डाउन, मतलब इसका पीक इसका डाउन, इसका पीक इसका डाउन, तो ये देखो A और C जो है ये लोकल मैक्सिमा है, अपने लोकल वालों से इनकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इनको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। लोकल मैक्सिमा, ये लोकल अमीर है, ये अपने पड़ोसी से, अपने दोनों पड़ोसियों से अमीर है, ये अपने दोनों पड़ोसियों से अमीर है, इसलिए ये लोकल अमीर है। और ये B अपने दोनों पड़ोसियों से गरीब है, और ये D अपने दोनों पड़ोसियों से गरीब है, इसलिए इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल है, ये अपने अपने मोहल्ले में अमीर है, ये अमीर तो इनका बाप कोई और बैठा है, ग्लोबल अमीर तो, ठीक है ना, लेकिन ये अपने अपने मोहल्ले के अमीर हैं और ये अपने अपने मोहल्ले के गरीब हैं ये, ठीक है ना। तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। अब जो चीज आती है लोकल मैक्सिमा पे dy/dx कितना होता है, यहां पर स्लोप कितनी होती है, dy/dx मतलब स्लोप डिफरेंशिएशन। तो लोकल मैक्सिमा पे स्लोप होती है 0, लोकल मिनिमा पे भी स्लोप होती है 0, दोनों जगह देखो स्लोप 0 होती है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सब पे स्लोप आप देखो 0 आ रही है यहां पर, ठीक है ना। स्लोप बना के देख लो यार यहां पर, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यहां पर कटोरा काम आएगा। लोकल मैक्सिमा पे देखो कटोरा नीचे है, लोकल मैक्सिमा पे आप देखो तो कटोरा जो है, मैं आपको दूसरे कलर से कटोरा बना के बताता हूं इनका। देखो ये इसका कटोरा, देखो ये इसका कटोरा, ये नीचे है, इसका कटोरा नीचे है। तो कटोरा नीचे मतलब कटोरा नीचे मतलब माइनस। तो लोकल मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। फिर अब यहां पर अगर लोकल मैक्सिमा पे देखो, अब तो आप बता सकते हो लोकल मैक्सिमा पे कटोरा, सॉरी लोकल मिनिमा पे कटोरा, लोकल मिनिमा पे कटोरा ऊपर खुल रहा है, लोकल मिनिमा पे कटोरा ऊपर खुल रहा है, इसका मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। यहां पर काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगी ये चीज, तो कटोरे से ध्यान रखना। कटोरा यहां पर लिख लो, क से कटोरा, क से कटोरा, ठीक है। चलो ऑसम, समझ गए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मजा आ गया सर, फील आ गई सर, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा अब तो मैं कटोरा। बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना उसके बाद भी नहीं भूलूंगा अरे कटोरे वाली ट्रिक, तो टेंशन ही मत लो आप अब तो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जबरदस्त चीज, सबकी फेवरेट, क्या सुंदर एनिमेशन बनाया है यार ये तो, देखो एकदम, मतलब ये पढ़ के ही फील आ रही है, ये पढ़ के ही फील आ रही है कि यार ये क्या चल रहा है यार, बार बार चलाने का मन कर रहा है मेरा तो इसको यार एकदम ना। ये देखो यार, ये तो बार बार चलाने का मन कर रहा है। वाह, कि एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, वाह मजा आ गया, क्या बात है। देखो तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अब लास्ट पार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, लास्ट पार्ट है बेसिक मैथ्स का भी है इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसको अंग्रेजी में एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जैसे पोजीशन से डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। काइनेमेटिक्स में पता है, तो ये उल्टे चलते हैं, उल्टे चलते हैं ये, है ना, उल्टे चलते हैं ये, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं यार। जैसे देखो x की पावर n का डिफरेंस, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का सांप वाला सिंबल होता है, सांप सांप सांप, ठीक है। x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, कांस्टेंट टर्म जुड़ जाती है इसमें एक, ठीक है ना। x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये याद रखना, इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मुझे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, x की घोड़ी पे 2 है तो ये आ जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, ठीक है, c तो छोड़ो, x की पावर 3 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। मजे की बात बताऊं आपको एक, वैसे तो पता ही होगी आपको ये, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो मजा आएगा।
इसको आपने इंटीग्रेट करा तो ये मिला। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। करके देख लो ना, मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा है तो करके देख लो। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले होते हैं, ऐसा मानना। मतलब उल्टे फॉर्मूले ऐसे नहीं होते रिवर्स में, पर जिसको इंटीग्रेट करा आया, उसको डिफरेंशिएट करा वापस वो आया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, समझ गए? समझ गए? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। अबे n-1 हो गया तो 0 आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, मैथ्स वाले आके पिटाई कर देंगे। तो ये n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1/x नहीं होना चाहिए बस, यहां पर है ना 1/x का दूसरा होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार, इस अब प्लस आ गया बीच में तो सेम लगता है, प्लस में प्लस हो जाता है। तो इसको क्या करो, इसको क्या करना है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्लस के साथ में। मैंने सीधे ले लिया इसको यार अभी, तो ये ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x क्यूब dx, ठीक है ना। प्लस में प्लस कर लो, माइनस में माइनस हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस होता था, माइनस में माइनस, यहां पर भी प्लस में प्लस माइनस में माइनस। सॉल्व कर लो यार, ये क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सी तो हटाओ, सी हटाओ, ऐसी की तैसी करो सी की। तो ये हो गया x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस x की पावर 3+1 अपॉन 3+1। तो ये क्या आ गया, x3/3 प्लस x की पावर 4/4। एक कांस्टेंट टर्म लगा दो यार, ठीक है, लगा दो, टेंशन मतलब लगा दो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं यार। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। सर यहां कंफ्यूजन आता है जिंदगी में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस एक्स होता है, क्योंकि माइनस कॉस को आप डिफरेंशिएट करोगे तब जाके साइन मिलेगा आपको। अगर आपने कभी गलती कर दी ना, देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन में माइनस इसलिए लगाना पड़ता है ताकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो साइन एक्स आ जाए। इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो आप समझना इस चीज को, अगर आपने cos x को डिफरेंशिएट करा, cos x को डिफरेंशिएट करा तो वो तो माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स आता है ना। अब इस माइनस को काउंटर करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा ना, इसलिए माइनस cos x आता है यहां पर, समझ गए, ठीक है। तो यार cos x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का sin x आता है इंटीग्रेशन में, cos x का sin x आता है, उल्टा डिफरेंशिएट करके देख लिया करो, ठीक है। 1/x का ln x आता है, 1/x का ln x आता है, ये log वाला ln है, ये ln x आता है, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x सिंपल है एकदम यार, मस्त आदमी है एकदम। e की पावर x का e की पावर x, डिफरेंशिएशन भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम, ठीक है। चलिए अब इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पर हम लिमिट लगा देते हैं। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक मुझे इंटीग्रेट करना है। गले में खराश आ गई पूरी डेफिनेट के नाम पर। देखो अब कैसे करना है, इसको करने का तरीका क्या होता है, जब ऐसे लिमिट्स आ जाती है ना तो क्या करना चाहिए, चुपचाप से पहले इंटीग्रेशन कर डालो, चुपचाप से जो है पहले इंटीग्रेशन कर डालो। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देखो तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर डालते हैं अपन, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन कर डालो इसका। तो कैसे होएगा, 6x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 6x है ना, माइनस dx लगाना है यार, पाप कर रहा हूं मैं यहां पर, जो नहीं करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, ठीक है। जरा एक अब लिमिट बाद में लगाता हूं, पहले इंटीग्रेशन कर लो। 6x का 6 बाहर आ गया, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है यहां पर भी कांस्टेंट बाहर रहता है, x का इंटीग्रेशन होएगा x²/2, तो ये हो गया मेरा 3x², ठीक है, माइनस 3 बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन x³ तो ये x³ हो गया। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसको इधर लिख लेता हूं मैं यहां पर सॉल्व करके, 3x² माइनस x³, ये क्या आ गया 3x² माइनस x³, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन एक बार कर लिया,
अब मैं लिमिट लगाने वाला हूं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। देखो अब मैं लिमिट लगाने वाला हूं, तो मैं लिमिट यहां पे रखूंगा x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट और ये x इक्वल टू 2 अपर लिमिट। रिवीजन कर रहे हैं, देखो आपको ये पूरा अगर पढ़ना है तो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लो। काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में मैंने पूरा इंटीग्रेशन बेसिक्स से पढ़ाया है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बेसिक्स से है। ईसरल ऐप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लो, पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ये रिवीजन कर रहे हैं देखो अपन, ठीक है। कैसे करना है अब यहां पर, अपर लिमिट की वैल्यू रख दो x इक्वल टू 2 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख दो x इक्वल टू 1। तो देखो x इक्वल टू 2 करेंगे तो 3x के बदले जहां जहां x है वहां पर 2 रख दो, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी यहां पर माइनस, अब इसी सेम चीज में मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं। x की वैल्यू जहां जहां पर x है वहां पर 1 डाल रहा हूं, ठीक है। सॉल्व कर लो यार अभी यहां पर। तो पहले x की वैल्यू देखो 2 डाल दी माइनस, फिर x की वैल्यू 1 डाल दी। अब तो बच्चों का खेल है, अब तो डॉक्टर्स का खेल है, ठीक है। तो ये 4 3 12 माइनस 8 4 माइनस 3 माइनस 1 2, तो 4 माइनस 2 इज 2। तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास में 2। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है गलती वलती हो गई हो, वैसे चांस कम है लेकिन करना इस तरह से होता है, ठीक है। तो यार इसका जो है यहां पर x इक्वल टू 2 डाल दिया पहले, फिर x इक्वल टू 1 डाल दिया, 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 1 2, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए, इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। एरिया तो x1 से x2 तक का जो ये हमने ग्राफ बना दिया, क्या सुंदर एनिमेशन बने यार, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। या ये जो एरिया है ना ग्राफ के अंडर का, ये होता है एरिया इंटीग्रेशन बेसिकली। तो x1 से x2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। मान लो इस एरिया की वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर है, जो भी है मान लो 10 है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर्व, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, समझ गए। समराइज कर लेते हैं चलो पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, उल्टा चलेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो ये पूरे जीवन का सार है ये हमारे अरे मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सार है ये टोटल मिला के, समझ गए, ठीक है, समझ गए। तो ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, राइट ऑन। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार हमने पहला चैप्टर बेसिक मैथ्स जो है खत्म कर लिया है, मजा आ गया, ठीक है। बेसिक मैथ्स रिवाइज कर ली पूरी हमने। अब हम यूनिट डायमेंशन ऑफ वेक्टर अगले लेक्चर में करेंगे। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूं। देखो आपको लग रहा होगा सर आपने एक भी प्रीवियस ईयर तो लिया ही नहीं। यार बेसिक मैथ्स में प्रीवियस ईयर आते ही नहीं है, इनके सारे काम काइनेमेटिक्स 1D 2D आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। यार आप आटा खाते हो क्या, आटा जो होता है वो खाते हो क्या डायरेक्ट, लेकिन आटा काम का होता है नहीं होता है सर, होता है, रोटी उससे बनती है, पराठा उससे बनता है, तो ये आटा है एक, मान के चलो आप। आटा सीधे खाने के काम नहीं आता है, तो इसके PYQs भी नहीं मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बेसिक मैथ्स के नहीं मिलेंगे, वो सब आगे काम आएंगी चीजें, ठीक है। तो इसमें आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस में से चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस आने वाले सेक्शंस में अपने आप होती चली जाएगी, तो इसकी टेंशन मत लेना। आज आपको क्या काम करना है, इसके फॉर्मूले जो है अच्छे से कर लेने हैं। ये सेशन की PDF मैं कोर्स में डाल दूंगा, कोर्स लिंक, जो कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र का कोर्स है, फ्री कोर्स है सबके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उसके लिए एक बार ईसरल की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपने एक बार ईसरल की ऐप डाउनलोड कर ली, फिर सारी पीडीएफ जो है ना, सारी पीडीएफ एक के नीचे मिलती जाएगी और बार बार फिर उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार वो कोर्स डाउनलोड कर लेना, इट्स फ्री। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, नीट PYQs भी उसमें हर चैप्टर वाइज भी हैं, और ये PDF भी आपको उसमें कोर्स में मिल जाएगी। अभी डलवा दूंगा मैं इसको, ठीक है। बेसिक मैथ्स कंप्लीटेड, वेरी गुड स्टार्ट डॉक्टर्स, कीप इट गोइंग ऑन, छोड़ना नहीं है।
आज के आज इसको खत्म करके बस सारे फॉर्मूले याद करने, कल से एक्चुअल रियल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मचा देना है, फोड़ देना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, मेरे साथ में चलना है आपको, देखो ठीक है ना। चलो ऑल दी बेस्ट, मचा देंगे। टारगेट इज 150 प्लस, फोड़ना है।